मैं शादी की रात अपनी पत्नी के पास गया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसी समय कमरे से बाहर आ गया और जब 1 घंटे बाद कमरे में आया तो जो कुछ मैंने बेडशीट पर देखा, मेरा तो सर चकराने लगा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से खून से भरी हुई थी। इसका मतलब आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि आज मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। रूही को मैंने एक शादी के फंक्शन में देखा था और पहली बार में ही उसके प्यार में पड़ गया। वो इतनी सुंदर थी कि मैं कुछ ही दिनों बाद मैंने उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया। उसके घर वाले भी शादी के लिए तुरंत ही तैयार हो गए, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी थी। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज मेरी और रूही की शादी हुई थी और आज वो मेरे साथ थी। यह 6 महीने मेरे लिए 6 सालों जैसे थे। मुझे उससे बातें करनी थी, उसकी मीठी आवाज़ सुननी थी। फिर बाद में मैंने खुद को ही समझा लिया कि जितना लंबा इंतजार उतना ही गहरा प्यार। जब से हमारा रिश्ता तय हुआ था, मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता ही जा रहा था। वो 20 साल की सुंदर लड़की थी और मैं भी 27-28 साल का सुंदर नौजवान था। रूही मेरे रिश्तेदार ही थी। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं थी। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वह मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मैं यही सोच रहा था कि कमरे में वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए मैं उत्सुक था। मैं धीरे से अंदर गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मुझे लगा कि उसके हाथ कँपा रहे थे और वो बहुत घबरा रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। शायद वो शर्मा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुमसे इतना प्यार करूँगा कि जितना किसी ने भी नहीं किया होगा। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा ही मेरे सामने बैठी हो। मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझ रहा था और उसकी तारीफ किए जा रहा था, पर उसके चेहरे पर जरा सी भी हंसी नज़र नहीं आ रही थी। उल्टा लग रहा था कि वो रो रही है। मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। उतने में उसने कहा कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनते मैं एकदम से घबरा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था, पर अब उसे दवाई की ज़रूरत थी। एक बार मैंने सोचा कि घर वालों को बता दूं, लेकिन मुझे यह सब होते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के सभी लोग सो गए थे। मैं दवाई ढूंढ रहा था और मैं जैसे ही अंदर कमरे में गया तो मेरी बुआ और मेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे कि सब कुछ ठीक है ना। मैंने कहा हाँ, सब कुछ ठीक है, बस रूही की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए दवाई लेने जा रहा था। उतने में वो कहने लगे कि लड़कियां शादी की पहली रात को ऐसे ही बहाने बनाती हैं। जब उसे उसके पति पसंद नहीं होता और उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की जाती है तो वो ऐसे ही बहाने बनाती है। उसने मुझे यह सब कहा, लेकिन मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, पर मुझे घर का माहौल बिगाड़ना नहीं था, इसीलिए मैं चुप रहा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि रूही के पेट में दर्द हो रहा होगा, पर अब भाई की बातें सुनकर मेरे मन में शक होने लगा था। मुझे यही लग रहा था कि क्या सच में उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो उसने हाँ क्यों कहा। जहाँ तक मुझे पता था, उसके घर वालों ने उसकी मर्जी जानकर ही इस रिश्ते के लिए हामी भरे होंगे। अगले ही पल लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने जानबूझकर ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में डाला हो ताकि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। इसीलिए कभी कभी लोग पति पत्नी के बारे में ऐसा कुछ कहते हैं। और अगर मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो घर पर सब लोग क्या कहेंगे कि शादी की पहली रात को पत्नी को अस्पताल क्यों ले गया है। आखिर बीवी को क्या हुआ है। और मेरे पत्नी की तबीयत ऐसी खराब थी जिस पर लोग बहुत गौर करते हैं और उसे गलत रंग देते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ खूब घूमे थे। मैंने बहुत खर्चा किया था और शादी भी बहुत धूमधाम से की थी। हम ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, पर शादी में हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया था। ऐसी स्थिति में शादी के पहले दिन अगर मैं बीबी को अस्पताल लेकर जाता या फिर डॉक्टर को घर बुला लेता तो यह सब तरह तरह की बातें करते। खैर मैं कमरे में गया, रूही को दवाई दिया और उसे आराम करने के लिए कहा।
लाइट बंद करके मैं बाहर हॉल में आ गया था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। माँ की आवाज़ से मेरी आंख खुली। माँ ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि माँ तुम्हें पता है ना, मुझे सुबह 7 बजे चाय पीने की आदत है, इसीलिए मैं बाहर आकर सोफे पर बैठा और बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। माँ ने कहा वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बाकी के रिश्तेदार तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे, इस बात को गलत रंग दे देंगे। जाओ तुम अपने कमरे में। तभी थोड़ी देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। मेरा उदास चेहरा देखकर उन्हें कोई बात का शक हो गया था, पर वो सभी मुझे कुछ नहीं बोले। पर मेरी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। मैं चेहरे से खुश तो हो रहा था, पर शायद मेरे मन की अवस्था, मेरी आंखें सारी सच्चाई बयान कर रही थी। माँ ने मुझे रूही को देखने के लिए अंदर भेजा तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो रूही बेड पर नहीं थी। वॉशरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी, पर सामने का दृश्य देखकर मेरे पलकें गीली हो गई थी। मैं इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद चादर पर लाल धब्बे थे, ये सब मुझे कुछ अलग ही बता रहे थे। मैं हैरान था। इसका मतलब मैं जब कमरे से बाहर आया था तो मेरे पीछे कोई तो कमरे में आया था और उसने मेरा हक छीन लिया। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे दिल पर बहुत गहरे जख्म दिया है। जब रूही वॉशरूम से बाहर आई तो मैंने उसे उन धब्बों के बारे में पूछा तो वो थोड़ी सी घबराई, मानो उसे इन सब के बारे में कुछ पता ही ना हो। फिर वो चादर की तरफ देखे जा रही थी और मैं गुस्से से लाल हुए जा रहा था। मैंने उससे कई सवाल किए पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से से कहा मुझे इन सब के बारे में जानना है, क्या है यह सब, साफ साफ बताओ, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने यह सब सुना तो वो और घबरा गई और बोली कि मुझे 2 महीने का समय दो, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। मुझे अभी कुछ मत पूछना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहाना बना रही हो। मैंने कहा कि मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने मुझे अपने पास आने नहीं दिया और फिर यह दाग। मैंने प्यार की खातिर तुमसे शादी की और प्यार में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं किया। पर अब लग रहा है तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम मुझे 2 महीने बाद ही बताओगी। मैं सवाल का जवाब जाने बिना तुम्हें 2 महीने अपने घर में नहीं रख सकता। घर में किसी को कुछ पता न चल जाए, इसीलिए मैं रूही से गुस्से में नहीं बोल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ये बात हमारे कमरे से बाहर जाए। मैं ऐसा व्यक्ति था जो मौत के बाद भी अपना रहस्य किसी को नहीं बताता। मेरा गुस्सा देखकर रूही बहुत डर गई और रोने लग गई। उसे रोता हुआ देखकर मुझे बुरा लग रहा था। चाहे कुछ भी हो, वो मेरा पहला प्यार है। पर मन में यही सवाल था कि किसने मुझसे मेरा हक छीना। यह सोचकर मैंने शादी किया था कि हम लोग बहुत अच्छे से एक साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन उसने तो पहली ही रात अपने आप को मेरी नज़रों में गिरा दिया था। चेहरे से इतनी मासूम दिखने वाली रूही अंदर से इतनी बुरी होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पर यह राज मेरे लिए राज नहीं रहा। रूही का राज मेरे सामने खुल ही गया था। एक दिन मैंने देखा कि मेरा भाई मेरी पत्नी के कमरे से चोरों की तरह निकल रहा था। मैं यह देखकर घबरा गया था कि इसका इस टाइम मेरे बीबी के कमरे में क्या काम था। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे भाई का पहले से ही मिलनसार स्वभाव है। महीने में 3-4 लड़कियों से संबंध रखकर उन्हें छोड़ देता था, उनके साथ घूमता फिरता, और अब वो घर में खुद की भाभी के साथ ऐसा कुछ करेगा, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हुआ था। मैंने अपनी बाइक की चाबी ली और निकल गया। घर में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। दिल अंदर से टूट गया था। मैं ऐसा वैसा मर्द नहीं था जो अपने अपमान का बदला स्त्रियों पर अत्याचार करके लेते हैं। और अब तो मेरी भूख प्यास भी मर गई थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा कि मैं बाहर से खाकर आया हूँ। मैं कमरे में गया था, बहुत अंधेरा था। लाइट ऑन की तो देखा मेरी बीबी सो रही थी, खुद को कंबल से पूरी तरह से लपेटे हुए सो रही थी। मैं ब्लैंकेट हटाते हुए कुछ पल के लिए रुक गया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब मैंने कंबल हटाया तो मेरी बीबी नहीं थी।
वो कंबल और तकियों को इस तरह से रखी थी जैसे मानो कोई सो रहा हो। वो अब यहाँ नहीं थी तो वो कहाँ थी? वो मुझे उसके बारे में गलत सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे कदम अपने आप ही मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे से थोड़ी दूरी पर था, तभी किसी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ जानी पहचानी सी आवाज़ लग रही थी, जैसे रूही की आवाज़ थी। किसी से बात करने की आवाज़ गैलरी में से आ रही थी। मैं अभी तक उसके कमरे तक पहुंचा था। वो मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। रूही शायद फ़ोन पर किसी से कह रही थी कि मेरे पति रमेश को कुछ पता नहीं चलेगा, और तुम्हें पता तो है ही कि कोई भी पति ये सब सहन नहीं करेगा। अगर उसे यह सब पता चल जाएगा तो मेरी जान ही ले लेगा। कल रात मैंने उसे जैसे तैसे अपने से दूर रखा और वो बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे कानों को सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। इसका मतलब वो मुझे धोखा दे रही थी। मैं उल्टे पैर अपने कमरे में लौट आया। मुझसे अब नहीं रहा गया और मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों हाँ कहा। तो यह सुनकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। तब वो कहने लगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर शब्द झूठ लग रहा था। मैंने कहा, झूठ मत बोलो रूही, और अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती हो। तब वो बोली कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने के लिए कौन कह रहा था। मैं अंदर ही अंदर जल रहा था, पर फिर भी घर में कोई तमाशा ना हो। मैं चुपचाप सो गया। समय बीतता जा रहा था और मैं ऑफिस से भी रिजाइन कर लिया था। अपने परिवार वालों के सामने मेरा उसके लिए नज़रिया अच्छा था, बस उसे मुझे ही मौका नहीं देना था। वो मुझे छोड़कर सभी से बातें करती थी। वो घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी, घर के सारे काम करती, लेकिन जब रात को कमरे में आती तो कहती कि कभी मेरे पेट में दर्द है तो कभी सिर में। मुझसे दूर रखने के लिए यह सब कर रही है, और यह सब मुझे साफ नज़र आ रहा था। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। मन की भावनाओं को मैंने अपने अंदर ही दबा लिया था। मेरे कमरे में आने से पहले ही वो खुद चादर ओढ़कर सो जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस के लिए जल्दी चला गया। 1 घंटे पहले ही चला गया था और जल्दी आ भी गया था। मैं जब घर लौटा तो फ्रेश होने के लिए कमरे में गया तो देखा कि रूही नहीं थी। मैंने रूही को सब जगह देखा, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं जो कुछ कह रहा था उसे सुन के माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहने लगी कि तुम इतनी जल्दी भूल गए। मैं माँ की तरफ देखने लग गया और अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मैंने कहा, मैं कब ले गया था रूही को? माँ ने कहा, अरे तुमने खुद ही तो मुझे तुम्हारे भाई के साथ भेजने के लिए कहा था। मैं माँ की तरफ देखा तो मैं थोड़ी परेशान सी लगी। फिर मैं जानबूझकर कहा कि हाँ याद आया, मैं ही तो कहा था, काम के स्ट्रेस के कारण भूल गया था। मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ गया। दिल अंदर से जल रहा था। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ घर छोड़कर चली गई। माँ मेरे कमरे में चाय लेकर आ गई थी, पर अभी तक वो दोनों नहीं लौटे थे। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आए। रूही मुझे थोड़ी हैरानी और परेशान सी लग रही थी। कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपके भाई के साथ डॉक्टर के पास गई थी। यह सुनकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, पर वो मुझसे जो झूठ बोल रही थी उस वजह से मेरा शक और भी बढ़ता जा रहा था। फ़ोन और पर्स टेबल पर रखा और वॉशरूम में चली गई। तभी मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी। फ़ोन में उस दिन का कॉल रिकॉर्ड चेक किया और देखा तो उसमें उस समय पर उसकी दीदी का नंबर था। मैंने वही नंबर डायल किया तो सामने से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मेरे शरीर में तो मानो बिजली दौड़ गई। जब मैंने रूही से पूछा तो उसने कहा, मेरा किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं है, और इतना कहते ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। पर उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे कुछ भी दया नहीं आई। मेरे मन में सवालों का बवंडर उभर रहा था, और अब उसकी ऐसी हालत देखकर मेरे मन में यही आया कि कहीं ये किसी के बच्चे की माँ। उतने में मेरा भाई अंदर आ गया और उसे देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी को, क्या किया तुमने उनके साथ। मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने उसे रूही के पास से ढकेलते हुए पीछे किया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पत्नी को हाथ लगाने की। मैं आज तक कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया था।
इतने में माँ मेरे कमरे में आई और रूही को देखकर घबरा गई। फिर हम सब उसे अस्पताल लेकर गए। माँ बहुत डर गई थी। रात के 10 बजे रूही की बहन और उसके पति आए। थोड़ी देर बाद रूही को होश आया। जब मैं डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगे कि कुछ नहीं, बीपी लो होने के कारण ऐसा हुआ था, उसके खान पान का ठीक से ख्याल रखो। मुझे तो अब डॉक्टर पर भी शक होने लगा था। तब भी मैं चुप रहा। मुझे अब मेरे भाई पर और भी ज़्यादा शक होने लगा था, पर मैं यही सोच में था कि 2 महीने का इंतजार करूंगा और 2 महीने होते ही रूही को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। एक दिन मैं काम से जल्दी लौट आया और हॉल में बैठकर चाय पी रहा था। मैंने देखा कि रूही तैयार होकर कहीं जा रही है। हम दोनों की बातचीत एकदम बंद थी, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। वो आगे गई तो मैं अपनी बाइक निकाला और उसके पीछे गया। उसने ऑटो वाले को एक क्लिनिक के पास रुकने के लिए कहा। मेरे अंदर गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर गया तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। तब रिसेप्शन पर पूछा और अपनी पत्नी का नाम बताया तो वो रिसेप्शन लड़की कहने लगी, यह आपकी पत्नी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखने की मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं सीधे ही कैबिन में पहुंचा। वहाँ मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि मैं जिसे इतना प्यार करता था, जिस पर इतना विश्वास करता था, उसी ने मेरा विश्वासघात किया। वो मेरे सामने थी और बोली, अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला और उस रिपोर्ट को पकड़ा और आगे बढ़ गया। रूही कहने लगी कि मुझे ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने पति के पास नहीं जा सकती। मैं जब 15 साल की थी तब माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे लिए मेरी बड़ी बहन ही सब कुछ थी। मेरी उम्र 16 साल की हुई और मुझे पीरियड आना शुरू हुआ और जब आते तो रुकते नहीं थे। डॉक्टर को दिखाया, फिर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी दीदी ने मुझे कई जगह दिखाया। फिर मैं 20 साल की हुई और तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया। जब मैंने इस रिश्ते के लिए मना किया तो दीदी कहने लगी कि लोग अच्छे हैं, अपने मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं हैं। भैया भाभी के लिए तो बहुत बड़ा बोझ बन गई है। क्या पता आगे चलकर कैसे आदमी से तेरा शादी करवा दे। तो खुशकिस्मत है कि रमेश ने खुद तेरा हाथ मांगा है। डॉक्टर को जब मैं शादी के बारे में बताई तो उन्होंने कहा कि 2 महीने और ट्रीटमेंट ले लो, दवाइयों का कोर्स पूरा करो और 2 महीने तक पति को अपने पास मत आने देना, वरना उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही सच्चाई थी जो मैंने तुमसे छुपाई और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। आज जब मेरी रिपोर्ट आ गई और जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो आज मैं तुम्हें यह बताने वाली ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहूँ। मैं अपने पत्नी पर शक किया, अपने भाई पर शक किया। मुझे खुद भी शर्म आ रही थी। मैंने रूही से माफ़ी मांगी और सारी गलतफहमियां दूर कर हम अपने घर चल दिए। तो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमियों के दम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसीलिए थोड़ा विश्वास और थोड़ी समझदारी दिखाएं तो इस रिश्ते से उलझेंगे नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।